सो इस लेक्चर में बेसिकली हम स्ट्रक्चरल मॉडलिंग और एनालिसिस के जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो डिस्कस कर रहे थे, और उसमें एक क्विक ओवरव्यू अगर दिया जाए, बिकॉज़ ये टॉपिक ऑलरेडी एनालिसिस के कोर्सेज में भी एड्रेस हो चुका है, तो क्विक ओवरव्यू यही है कि हम 3 डायमेंशनल कॉन्टीन्यूम मॉडल्स जो कि रियल ज्योमेट्रीज और रियल स्ट्रक्चर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं ज़्यादा बेहतर तरीके से, उनको हम 2 डिफरेंट लेवल्स पे आइडियलाइज कर सकते हैं। पहला लेवल तो है कॉन्टीन्यूस मॉडल बना दिया जाए कि जिसमें प्रॉपर्टीज़ फिर भी वेरी कर रही हों अलॉन्ग द लेंथ वेरिएबल फॉर्म में, लेकिन फिर भी उसकी कुछ ना कुछ सिंप्लीफाइड मैकेनिक्स जो पार्शियल या ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस की शक्ल में है वो प्रैक्टिकली सॉल्व करना मुमकिन हो। लेकिन एफईएम में हम एक लेवल फर्दर जाते हैं कि हम इसको भी फर्दर आइडियलाइज करते हैं एक डिस्क्रीट मॉडल में। डिस्क्रीट मॉडल का मतलब मैंने आपको ये बताया था कि जिसमें प्रॉपर्टीज़ कुछ ख़ास पॉइंट्स के ऊपर ही एज्यूम की जाती हैं, ठीक है। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल इस बीम का जो मैस है वो या इस नोड के ऊपर लंप किया जाएगा या इस नोड पर लंप किया जाएगा। यानी ये एज्यूम नहीं किया जाएगा एफईएम में कि जो मैस है वो अलॉन्ग द लेंथ कॉन्टीन्यूसली वेरी हो रहा है। ये इस किस्म के मॉडल में करना मुमकिन है, कॉन्टीन्यूस मॉडल में मुमकिन है। इसी तरह स्टिफनेस प्रॉपर्टी है तो वो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के हिसाब से कैलकुलेट होगी। सो डिस्क्रीट मॉडल की जो गवर्निंग इक्वेशन ऑफ मोशन है, हमने ये डिस्कस किया था कि वो अलजेब्राइक हो जाती हैं, वो पार्शियल या ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस नहीं रहती, वो मैट्रिक्स इक्वेशंस बन जाती हैं, ठीक है। सो एक तरफ हमारे पास डिटेल्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस है जो कि प्रैक्टिकली सॉल्व करना मुमकिन नहीं है रियल 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स के केस में, और दूसरे एंड पे हमारे पास अलजेब्राइक इक्वेशन है, मैट्रिक्स इक्वेशंस हैं जो कि हमारे लिए ज़्यादा इजी हैं। सो हम कॉन्टीन्यूम से असल में स्ट्रक्चर पे कन्वर्ट हो जाते हैं थ्रू दिस प्रोसेस ऑफ डिस्क्रिटाइजेशन, और इस डिस्क्रिटाइजेशन में हम एज्यूम करते हैं कि हमारा स्ट्रक्चर कुछ फाइनाइट एलिमेंट से मिल के बना है और हर अकेले फाइनाइट एलिमेंट की स्टिफनेस हमें मालूम है। तो जिस भी तरीके से वो अरेंज हुए होंगे, जिस भी तरीके से कनेक्ट होंगे, उससे हमारे पास टोटल स्ट्रक्चर की स्टिफनेस मैट्रिक्स आ जाएगी। सो ये तो है फर्स्ट लेवल ऑफ आइडियलाइजेशन, यानी कॉन्टीन्यूम से हम स्ट्रक्चर पे जा रहे हैं। सो हर किस्म के जो स्ट्रक्चर टाइप्स हैं वो इस कॉन्सेप्ट से, डिस्क्रिटाइजेशन के कॉन्सेप्ट से मॉडल हो सकते हैं, चाहे वो कॉम्प्लेक्स स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स हों या फ्रेम स्ट्रक्चर्स हों या स्पेस फ्रेम स्ट्रक्चर्स हों, चाहे इंडिविजुअल एलिमेंट्स हों, चाहे कोई कंपोनेंट्स हों या फुल स्ट्रक्चर हो। तो वो फाइनाइट एलिमेंट जो हैं जिनसे हम किसी भी स्ट्रक्चर को कंपोज हुआ एज्यूम करते हैं वो कई किस्मों के हो सकते हैं। वो 1 डायमेंशनल एलिमेंट भी हो सकते हैं जैसे फ्रेम एलिमेंट, 2 डायमेंशनल भी हो सकते हैं जैसे शेल एलिमेंट, और 3 डायमेंशनल भी हो सकते हैं जैसे सॉलिड ब्रिक एलिमेंट। सो एक ही मॉडल के अंदर ये तीनों किस्म के फाइनाइट एलिमेंट मिक्स भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल बीम्स और कॉलम्स को आप फ्रेम एलिमेंट से करेंगे मॉडल, और शीयर वॉल और स्लैब्स को करेंगे शेल एलिमेंट से, और फुटिंग को अगर वो थिक फुटिंग है तो मे भी आप उसको सॉलिड एलिमेंट से मॉडल करेंगे। सो रियल स्ट्रक्चर में हमारे पास क्रॉस सेक्शंस होते हैं, उनकी कोई फाइनाइट ज्योमेट्रीज होती हैं, और डिपेंडिंग अपॉन के एक डायमेंशन दूसरे से बहुत ज़्यादा है या 2 डायमेंशन तीसरे से बहुत ज़्यादा है, हम उसको 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल कह देते हैं। हालांकि अगर 1 डायमेंशनल एलिमेंट की बात करें, बीम की, कॉलम की, फ्रेम की, तो उसमें भी असल में तीनों डायमेंशंस ही हैं, लेंथ है, विड्थ है, हाइट है। लेकिन इसको 1 डायमेंशनल इसीलिए कहते हैं कि एक डायमेंशन बाकी 2 से बहुत ज़्यादा है। और सॉलिड एलिमेंट में तो ये तीनों रीज़नेबल होंगी। सो कॉन्टीन्यूम से हम रेगुलर स्ट्रक्चर में चले जाते हैं जिसमें फिर ये एज्यूम कर लेते हैं कि ये फाइनाइट एलिमेंट से मिलके बना। तो डिफरेंट फाइनाइट एलिमेंट के जो प्रोग्राम हैं मैंने आपको बताया था कि वो ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग या ऑब्जेक्ट बेस्ड मॉडलिंग पे चलते हैं, यानी यूज़र जो है वो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर रहा होता है ग्राफिकली कैनवस के ऊपर,
और प्रोग्राम बैक एंड पे उसका फाइनाइट एलिमेंट मॉडल बनाता जा रहा होता है। हर ऑब्जेक्ट के साथ 1-to-1 रिलेशन प्रोग्राम ने खुद ही रखा होता है कि इस तरह का ऑब्जेक्ट अगर बनाया जाएगा तो इसको इस फाइनाइट एलिमेंट से मॉडल किया जाए। ठीक है, आप सिर्फ ऑब्जेक्ट बेस्ड मॉडल ही देख सक रहे होते हैं, प्रोग्राम बैक एंड पे FEM मॉडल को सॉल्व करता है और रिजल्ट्स को दोबारा ऑब्जेक्ट बेस्ड मॉडल के ऊपर ही ओवरले करके दिखा देता है। तो आपको अपनी बीम की शीयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम नज़र आ रही होगी बीम के ऊपर ही, असल में वो फ्रेम एलिमेंट है। इसी तरह कॉलम की भी आपको सारी डिमांड्स नज़र आ रही होंगी, असल में वो फ्रेम एलिमेंट है। इसी तरह स्लैब्स और शीयर वॉल्स शेल एलिमेंट है। ठीक है, सो हम बेसिकली FEM को इस्तेमाल करते हुए इन एक्चुअल स्ट्रक्चर की मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन को एक सिंप्लीफाइड अलजेब्राइक इक्वेशंस की रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट कर देते हैं और इसमें इस प्रोसेस के दौरान हम बहुत सी अजम्पशंस करते हैं और ये वो सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम यूज़ करते हैं। ठीक है, सो इस डिटेल में नहीं जाएंगे बिकॉज ये एनालिसिस का सब्जेक्ट बन जाता है, एनालिसिस का टॉपिक है। सो प्राइमरी इक्वेशन मैंने आपको बताई थी, वो अगर लीनियर स्टैटिक एनालिसिस करेंगे, इलास्टिक स्टैटिक एनालिसिस, लीनियर स्टैटिक एनालिसिस, तो वो है F=KU। और आपको पता है कि लोडिंग ना सिर्फ स्टैटिक हो सकती है बल्कि डायनामिक भी हो सकती है। इसी तरह स्ट्रक्चरल मॉडल इलास्टिक भी हो सकता है, इन इलास्टिक भी हो सकता है। अगर वो इलास्टिक होगा तो उसका रिस्पांस लीनियर होगा, अगर वो इन इलास्टिक होगा तो इसका रिस्पांस नॉन लीनियर होगा। तो इन के जितने कॉम्बिनेशन आप बना सकते हैं उतने किस्म के एनालिसिस प्रोसीजर किए जा सकते हैं। सो एक कॉन्सेप्ट ये था कि जो स्टिफनेस मैट्रिक्स है या स्टिफनेस इटसेल्फ ऑफ अ स्ट्रक्चर वो किन चीज़ों से मिलके बनती है। सो एक 2 डायमेंशनल फ्रेम एलिमेंट की एग्जांपल यहाँ पे दिखाई गई है, जिसमें आप ये देख सकते हैं कि सिर्फ 4 क्वांटिटीज़ हैं जिनसे K मैट्रिक्स बन रही है 2 डायमेंशनल फ्रेम एलिमेंट की। और अगर एक 3 डायमेंशनल फ्रेम स्ट्रक्चर है तो उसकी भी टोटल K मैट्रिक्स, ग्लोबल K मैट्रिक्स भी इन्हीं 4 क्वांटिटीज़ से बनेगी। जी जी, इलास्टिक नॉन लीनियर अभी वैसे आगे आ जाएगा। ये ऐसे हो सकता है कि एक नॉन लीनियर ट्रेंड फॉलो करे आपका स्ट्रक्चर, फिर उसी को नॉन लीनियर कोई फॉलो करता हुआ वापस आ जाए। तो अब ये इलास्टिक है, कोई परमानेंट डेफॉर्मेशन नहीं आई स्ट्रक्चर में, लेकिन बिहेवियर नॉन लीनियर है। सो इस एग्जाम्पल से बेसिकली 2 इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स मैंने आपको बताए थे, या 2 इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स थे जो क्लियर आपने करने हैं। पहली मिसकंसेप्शन ये कि रीइंफोर्समेंट की अमाउंट का भी कोई रोल होता है एनालिसिस रिजल्ट्स में। ऐसा नहीं है। आप देख सकते हैं कि मटेरियल की सिर्फ E इस्तेमाल हो रही है और RC क्रॉस सेक्शन के अंदर जो क्रॉस सेक्शन डायमेंशन से और जो उसका बेस मटेरियल है कंक्रीट, उसका जो E आपने दे दिया है, RC का इकट्ठा E जो दे दिया है, बस वही इस्तेमाल हो जाएगा। ठीक है, अनलेस कि आपका प्रोग्राम कोई ऐसा हो कि जो ट्रांसफॉर्म सेक्शन बना के कुछ आगे फर्दर प्रॉपर्टीज़ कैलकुलेट करता हो ट्रांसफॉर्म सेक्शन की। यानी पहले नंबर पे मटेरियल प्रॉपर्टीज़ हैं जो यूज़ हो रही हैं, फिर क्रॉस सेक्शन प्रॉपर्टीज़ यानी A और I, और फिर मेंबर प्रॉपर्टीज़ यानी लेंथ। पहली 2 प्रॉपर्टीज़ आप खुद डिफ़ाइन करते हैं, नंबर्स एंटर करते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी आप जब ड्रॉ कर रहे होते हैं तो बेसिकली आप दे रहे होते हैं। सो पहली मिसकंसेप्शन के AS का कोई रोल नहीं है स्टिफनेस मैट्रिक्स में, और इसका रिज़ल्ट ये है कि अगर 2 मॉडल एनालाइज किए जाएं, एक में स्टील ज़्यादा हो एक में कम हो, तो डिमांड क्वांटिटीज़ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, MU वही रहेगा। ठीक है, सो ऐसी सूरत हाल में आप स्ट्रक्चर को ऐसे एज्यूम करेंगे जैसे ये एक बहुत बड़ा सा स्प्रिंग है और जो इसका काम सिर्फ ये है कि जो फोर्सेस इस पर लगाई जा रही हैं उनको सीधा सीधा डिज़ाइन एक्शंस में कन्वर्ट कर दे, बेंडिंग मोमेंट में, शियर फोर्स में, टॉर्शन में, एक्सियल लोड में। इसी तरह दूसरी मिसकंसेप्शन ये है कि स्टील का FY या कंक्रीट का FC प्राइम का भी कोई रोल होता है एनालिसिस में। ऐसा भी नहीं है। ये 2 ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जो डिज़ाइन में इस्तेमाल होती हैं, एनालिसिस में इस्तेमाल नहीं होती। हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट या लो स्ट्रेंथ कंक्रीट दोनों
के केस में अगर एफ सी प्राइम डिफरेंट है तो एनालिसिस के रिजल्ट्स में कोई फ़र्क नहीं होगा एज लॉन्ग एज उनका ई सेम है। सो एक क्वेश्चन इसमें ये आया था आपकी तरफ से कि ACI जो रिलेट करता है एफ सी प्राइम को ई के साथ, अक्सर आपने ऐसी एक्सप्रेशन देखी होंगी 57,000 अंडर रूट एफ सी प्राइम, आई थिंक ये PSI में है ये इक्वेशन। ये एम्पिरिकल इक्वेशन है। एम्पिरिकल इक्वेशंस ऑब्वियसली आपको पता है वो यूनिट डिपेंडेंट होती हैं, ठीक है। वो यूनिट्स अगर चेंज किए जाएं तो इक्वेशन के कॉन्स्टेंट्स चेंज हो जाते हैं, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंटल डेटा को फिट करके बनाई गई होती हैं। उनकी कोई ऐसा रिगरस न्यूमेरिकल रिगरस एनालिटिकल बेसिस नहीं होती। सो इस किस्म की जो इक्वेशंस हैं इनमें ये इजम्पशन है बेसिकली कि ये एक इफ़ेक्टिव इलास्टिक मॉडुलस है जो स्ट्रेस की एक रीज़नेबल रेंज के दरमियान में सीकेंट मॉडुलस को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी अगर आपकी एक्चुअल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इस तरह की है और आपकी कोई वर्किंग रेंज स्ट्रेस की ये वाली रेंज है, तो इसमें अगर आप एक सीकेंट टेंजेंट लें तो उसकी जो स्लोप होगी वो ई इफेक्टिव होगा, राइट। सो ये एक ई इफेक्टिव की अप्रॉक्सीमेशन है, इसीलिए ये एफ सी प्राइम पे डिपेंडेंट है। लेकिन एज सच इलास्टिक मॉडुलस जो है वो कोई इनहेरेंटली स्ट्रेंथ पे डिपेंडेंट नहीं होता। सो ये दोनों मिसकंसेप्शन आपने क्लियर करनी है कि मटेरियल स्ट्रेंथ्स का कोई रोल नहीं है और स्टील की अमाउंट का कोई रोल नहीं है। जी, क्योंकि आप ये देखें कि AEIL इन चारों में से कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो स्टील की अमाउंट से अफेक्ट होती हो। एक चीज़ अफेक्ट हो सकती है और वो है I, और वो तब हो सकती है जब आप स्टील का इक्विवेलेंट कंक्रीट एरिया ऐड करके इसका ट्रांसफॉर्म सेक्शन बना लें और उससे एक मॉडिफाइड I कैलकुलेट कर लें। लेकिन मोस्टली प्रोग्राम्स ऐसा नहीं करते। वो जो थोड़ा सा आप समझ लें I में चेंज आता है वो बहुत कम होता है और वो आम तौर पे कंसिडर नहीं किया जाता। स्टील कम करें या ज़्यादा करें, आपकी बेसिकली तो वो ज्योमेट्री और कॉन्फ़िगरेशन है जो इस बात में रोल प्ले करेगी कि एक ख़ास फोर्स कितनी स्ट्रक्चर को चाहिए एक यूनिट डेफॉर्मेशन प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। अमाउंट ऑफ स्टील का ताल्लुक या उसका रोल तो डिज़ाइन में है। जब आप स्ट्रेंथ को देख रहे हैं, जब फेलियर को, सेफ्टी को देख रहे हैं, ठीक है। सो जो बेस मटेरियल का ई आपने दे दिया है मोस्टली वही आपका इस्तेमाल हो रहा होगा के मैट्रिक्स में, ठीक है। सो फिर एक लास्ट पॉइंट ये था कि मटेरियल स्टिफनेस जो ई है उससे मिल के सेक्शन स्टिफनेस में बनती है, यानी सेक्शन प्रॉपर्टीज़ उसमें ऐड होती हैं और क्रॉस सेक्शन स्टिफनेस बन जाती है। अगर मोमेंट की एग्जांपल लें तो EI असल में क्रॉस सेक्शन की फ्लेक्सुरल स्टिफनेस है। क्रॉस सेक्शन की स्टिफनेस में अगर मेंबर ज्योमेट्री का इफेक्ट डाल दें तो वो मेंबर स्टिफनेस बन जाएगी। फॉर एग्जांपल मोमेंट के केस में EI/L फ्लेक्सुरल स्टिफनेस है मेंबर की, और इनसे मिल के टोटल स्ट्रक्चर की के मैट्रिक्स बनती है, ठीक है। सो ये हायरार्की है जो आपने हमेशा ज़हन में रखनी है। जब भी मटेरियल से क्रॉस सेक्शन पे जाएंगे, क्रॉस सेक्शनल ज्योमेट्री अपना रोल प्ले करेगी। इसी तरह क्रॉस सेक्शन से मेंबर पे जाएंगे तो मेंबर लेंथ अपना रोल प्ले करेगी। सो ये वही डिस्कशन है मेनली। इसमें एक मैंने इम्पॉर्टेंट बात आपको ये बताई थी कि सिलेंडर कॉलम्स का जो केस है वो ऐसा है कि जिसमें आपको मेंबर लेवल के बिहेवियर को देखना पड़ता है इवन इन डिज़ाइन स्टेज। बीम का और शॉर्ट कॉलम का केस ऐसा है कि जिसमें इनके डिज़ाइन का मतलब ये है कि आप इनका क्रॉस सेक्शन डिज़ाइन कर दें सिंपल। इनमें बीम की लेंथ का या शॉर्ट कॉलम की लेंथ का कोई रोल नहीं है, क्रॉस सेक्शन शेप और उसकी रीइंफोर्समेंट। लेकिन सिलेंडर कॉलम्स या लॉन्ग कॉलम्स में एक ऐसा लिमिट स्टेट इन्वॉल्व हो जाता है जिसको बकलिंग कहते हैं, कि जो प्री मैच्योर फेलियर है, जो मटेरियल स्ट्रेंथ के इस्तेमाल प्रॉपरली इस्तेमाल होने से पहले मेंबर को फेल कर देता है। यानी आप ये देखें कि ये जो पी क्रिटिकल आप कैलकुलेट करते हैं ऑयलर्स के एक फार्मूला से, ये एक्चुअल जो एक्सियल लोड कैरिंग कैपेसिटी है उस क्रॉस सेक्शन की, उससे बहुत कम होता है ये नंबर। इसका मतलब है अगर बकलिंग फेलियर हो रहा है तो मटेरियल ऑप्टिमली यूज़ नहीं हो रहा, मटेरियल क्रश हुए बगैर फेल हो जाएगा मेंबर। सो ये एक प्री मैच्योर फेलियर है, एक अनडिज़ायरेबल लिमिट स्टेट है और इसका ताल्लुक मेंबर की लेंथ के साथ है।
सिलेंडरनेस का ताल्लुक, ठीक है। सो लेंथ आपको पता है इसमें एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है पी क्रिटिकल बकलिंग लोड कैलकुलेट करने में। सो लिहाजा सिलेंडर कॉलम्स के केस में लेंथ भी एक डिज़ाइन पैरामीटर बन जाता है, यानी उसका रोल होता है, क्रॉस सेक्शन के डिज़ाइन में लेंथ का भी रोल हो जाता है। सो लिहाजा लॉन्ग कॉलम के डिज़ाइन में हमें मेंबर लेवल पे जाना पड़ेगा, बाकी बीम और शॉर्ट कॉलम का डिज़ाइन तो सेक्शन लेवल पे ही किया जा सकता है। फिर एक पॉइंट ये था कि ये जो स्टिफनेस की हायरार्की मैंने आपको बताई है, ई से स्टार्ट हुए और के ग्लोबल पे पहुंच गए, इसमें ज़रूरी नहीं है कि ई कांस्टेंट ही हो, ठीक है। इसमें पूरी हायरार्की में दोनों चीज़ें हो सकती हैं कि आपकी स्टिफनेस लीनियर भी हो सकती है और नॉन लीनियर भी हो सकती है, ठीक है। सो इवन मटेरियल स्टिफनेस ई से ही अगर स्टार्ट कर दें, तो अगर ई एक इलास्टिक मटेरियल को रिप्रेजेंट कर रहा है कांस्टेंट नंबर, तो कंप्लीट स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो है वो एक इन इलास्टिक मटेरियल को रिप्रेजेंट कर रही है, सिग्मा और एप्सिलॉन के दरमियान जो कंप्लीट बिहेवियर है। इसी तरह अगर ई आई जो है वो सेक्शन स्टिफनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है फ्लेक्सर के केस में, तो मोमेंट कर्वेचर कर्व है एक ऐसी कर्व है जो क्रॉस सेक्शन के नॉन लीनियर बिहेवियर को रिप्रेजेंट कर रही है। और जाहिर है कि जिस तरह ई से ई आई बन गया है, इसी तरह मटेरियल की स्ट्रेस स्ट्रेन से एम फी कर्व बन जाएगी, ठीक है। और इसी तरह अगर ई आई ओवर एल जो है वो एक कांस्टेंट स्टिफनेस है मेंबर की, तो दूसरी तरफ नॉन लीनियर वर्जन उसका क्या है, मोमेंट रोटेशन कर्व, एम वर्सेस थीटा कर्व, ठीक है। सो क्रॉस सेक्शनल डेफॉर्मेशन है कर्वेचर कि क्रॉस सेक्शन कितना बेंड हुआ है, और पूरा एलिमेंट की डिफॉर्म्ड शेप का टेंजेंट लेके उसका एंगल ले लें हॉरिजॉन्टल से, तो वो पूरा एलिमेंट कितना बेंड हुआ है, तो वो थीटा होता है या रोटेशन होती है। तो एलिमेंट की रोटेशन डिवाइडेड ये मोमेंट वर्सेस एलिमेंट की रोटेशन, ये मेंबर लेवल की मेंबर स्टिफनेस का नॉन लीनियर वर्जन है। और इनसे मिल के जिधर के ग्लोबल बन रही है कांस्टेंट मैट्रिक्स बोल्ड के अगर मैं लिखूं, तो दूसरी तरफ क्या बन रहा है, नॉन लीनियर के मैट्रिक्स, वेरिएबल के मैट्रिक्स, जो कि एनालिसिस के हर इंस्टेंट पे वेरी कर रही है, ठीक है। सो दूसरी तरफ अगर आप देखें तो वो इस तरह की कर्व बना सकते हैं आप कि अगर रूफ लेवल की कोई डेफॉर्मेशन हो, पूरे स्ट्रक्चर लेवल की कोई डेफॉर्मेशन, लेट्स से रूफ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टोटल अप्लाइड लोडिंग, तो वो कर्व भी नॉन लीनियर बनेगी, बिकॉज आपका स्ट्रक्चर अब नॉन लीनियर है, वो यील्ड होने की कैपेबिलिटी रखता है, लिहाजा वो ये कर्व एग्जिबिट करेगा। शुरू में लीनियर रहेगा और बाद में नॉन लीनियर चला जाएगा। सो एंड मैंने इस बात पे किया था कि इसी हायरार्की को अगर आप जहन में रखें, तो लीनियर मॉडल और नॉन लीनियर मॉडल बनाने की अप्रोचेज़ आपको क्लियर हो जाएंगी। लीनियर मॉडल बनाना क्या है, ई देना, इसी तरह क्रॉस सेक्शनल प्रॉपर्टीज़ देना, मेंबर प्रॉपर्टीज़ देना और अप्लाइड लोडिंग लगाना, उससे खुद ही आप लीनियर मॉडल आपका बन जाएगा। नॉन लीनियर प्रॉपर्टीज़ अगर नॉन लीनियर मॉडल बनाना है, तो उसमें भी आप एक्चुअल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व देंगे, एक्चुअल एम फी कर्व देंगे, एक्चुअल एम थीटा कर्व देंगे, उससे आपके पूरे स्ट्रक्चर को का नॉन लीनियर बिहेवियर आप कैप्चर कर सकते हैं। सो अगर आप लीनियर मॉडल की सिर्फ एग्जांपल ज़हन में रखें, तो आपने पहली स्टेज पे मटेरियल स्टिफनेस देनी है, वो इन 4 नंबर से रिप्रेजेंट होगी। यानी कोई भी मटेरियल अगर सॉफ्टवेयर में इलास्टिक डिफ़ाइन करना है, तो आपको ये 4 नंबर देने होंगे, इलास्टिक मॉडुलस, पॉइजन रेशो, और इन्हीं दोनों से फिर ये शियर मॉडुलस भी कैलकुलेट हो जाता है, आपको पता है, और कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। ये 4 नंबर हैं जो सॉफ्टवेयर को चाहिए और आपका मटेरियल डिफ़ाइन हो गया। इसके अलावा ये वो प्रॉपर्टीज़ हैं जो एनालिसिस में यूज़ हो रही हैं। इसके अलावा प्रॉपर्टीज़ भी हो सकती हैं, जैसे मटेरियल डेंसिटी, वो अब लोड कैलकुलेशन में इस्तेमाल होगी, डेड लोड कैलकुलेशन में। अगर इन इलास्टिक मटेरियल डिफ़ाइन करना हो जो कि आपके स्कोप में नहीं आता, तो आप कंप्लीट स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व डिफ़ाइन करेंगे, कंप्लीट पॉइंट बाय पॉइंट उसको कर्व प्रोग्राम के अंदर डालेंगे। क्रॉस सेक्शन लेवल पे आ जाएं तो आपने सिर्फ डायमेंशंस देनी है, प्रोग्राम उससे खुद ए, आई और बाकी डिराइव्ड क्वांटिटीज़ कैलकुलेट कर लेगा, जो कि के मैट्रिक्स में इस्तेमाल हो सकती हैं।
अगर इन इलास्टिक क्रॉस सेक्शन बनाना है तो वही बात, कंप्लीट मोमेंट कर्वेचर कर्व देंगे और साथ फिर ये भी बताएंगे कि अगर किसी भी एक पॉइंट से ये कर्व अनलोड होती है, लोडिंग अपनी डायरेक्शन चेंज करती है, तो वो अनलोडिंग बिहेवियर क्या होगा, जिसको हिस्टेरेटिक बिहेवियर कहते हैं। अनलोडिंग और रीलोडिंग का जो बिहेवियर है वो क्या होगा। तो सिर्फ बैकबोन कर्व नहीं देंगे, कंप्लीट साइक्लिक रिस्पॉन्स देंगे। मेंबर में वही चीज़, आप जब ड्रॉ कर रहे हैं स्ट्रक्चर तो लेंथ दे रहे हैं ऑटोमेटिकली, बिकॉज जो स्ट्रक्चर का कैनवस, जो प्रोग्राम का कैनवस है वो ऑटोमेटिकली आपके सारे क्लिक्स और आपके नोड्स जो हैं उनके कोऑर्डिनेट जानता है, तो वो लेंथ ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर के पास आ जाएगी। इन इलास्टिक के केस में मोमेंट रोटेशन कर्व देंगे और फिर ओवरऑल स्ट्रक्चर अगर आपने इलास्टिक बनाना है तो इसमें ओवरऑल लेआउट आ जाएगा, नंबर ऑफ स्टोरीज आ जाएंगी, सपोर्ट कंडीशंस आ जाएंगी, ये चीज़ें आ जाएंगी। सो ये वो कुछ टास्क हैं जो हम करते हैं या प्रोग्राम हमें करता है, ये उसकी क्लासिफिकेशन है। सो के मैट्रिक्स बनाने के लिए जो इनपुट्स चाहिए वो हम देंगे, ठीक है। सो ग्रीन कलर के जो बॉक्सेस हैं ये हमें इनपुट देने पड़ेंगे। लोडिंग भी हम लगाएंगे। प्रोग्राम सॉल्व करेगा अगर स्टैटिक एनालिसिस है या डायनामिक एनालिसिस है, गवर्निंग इक्वेशन ऑफ मोशन को सॉल्व करेगा, डिज़ाइन डिमांड्स कैलकुलेट करेगा, लोकल फोर्सेस मतलब बीम की फोर्सेस, कॉलम की फोर्सेस, और फिर स्ट्रक्चरल डिज़ाइन भी प्रोग्राम ऑटोमेटिकली कर सकते हैं, ठीक है।